दोस्तों जरा एक आम सा परिवार सोचिए, देखने में बिल्कुल सीधा साधा, बूढ़ी अम्मा से लेकर एक छोटा सा बच्चा तक सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मगर इस परिवार का असली धंधा कुछ और ही है। इनके ठगने का तरीका इतना अनोखा है कि पुलिस, सरकारी अफसर, यहाँ तक कि मिनिस्टर तक इनके जाल में आराम से फंस जाते हैं। लोगों का सीधा साधा भरोसा ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। लाखों रुपए उड़ जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। लेकिन एक दिन ये लोग खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं और उससे निकलने के लिए ये ऐसा प्लान बनाते हैं जो पूरे शहर को हिला के रख देता है। तो चलिए बिना देरी के सुनते हैं कुछ ठगों की ये गजब कहानी। बात है 2017 की। सरवनन अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटा सा खाने का होटल चलाता था। खाने का मेयार अच्छा था, इसलिए बिक्री भी ठीक ठाक चल रही थी। घर का हर सदस्य होटल के काम में हाथ बटाता था। एक दिन एक फूड ब्लॉगर टाइप का लड़का होटल में खाना खाने आया। खाकर वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि खाना उसे सच में पसंद आया था। सरवनन उस वक्त कैश काउंटर पर बैठा था। बिल देते देते लड़के ने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। होटल की दीवार पर सरवनन के परिवार की तस्वीरें टंगी थीं। मगर मजे की बात यह कि तस्वीर के किसी भी चेहरे की किसी दूसरे से जरा भी मिलती जुलती शक्ल नहीं थी। लड़के को कुतूहल हुआ तो उसने पूछ ही लिया। सरवनन ने बिना कोई लाग लपेट रखे बता दिया, इनमें से एक है उसकी बीवी मित्रा, एक है उसकी सास जानकी और एक है उसका साला जैकी। जैकी की तस्वीर देखकर लड़का थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि भाई बहन होते हुए भी मित्रा और जैकी की शक्ल में दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। और परिवार का सबसे छोटा सदस्य सरवनन का बेटा जीवा। जीवा का चेहरा देखकर लड़के ने कह दिया, भाई साहब बेटा तो जरा भी आपकी बीवी पर नहीं गया, हूबहू आपकी शक्ल पाई है इसने। उस वक्त मित्रा खाना सर्व कर रही थी। ये बात सुनते ही वो गुस्से में वहां से चली गई। सरवनन ने धीरे से कहा कि उसके घर में यूं ही बहुत खटपट चलती रहती है, अब नई कलह मत खड़ी कीजिए। और बेटे जीवा को लेकर भी मियाँ बीवी में थोड़ी उलझन थी क्योंकि जीवा अपाहिज था, उसे व्हील चेयर पर ही चलना फिरना पड़ता था। ब्लॉगर लड़के ने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई और निकल गया। हाँ, जाते जाते होटल की एक तस्वीर जरूर खींच कर ले गया। वैसे लोगों की टीका टिप्पणी कभी नहीं रुकती। दूसरों के मामले में नाक घुसाना लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद है। कुछ दिन बाद ही एक और आदमी खाना खाने आया और जीवा से पूछ बैठा, बता बेटा पापा को ज्यादा प्यार करता है या मम्मी को? मित्रा जवाब सुनने के लिए जीवा की तरफ देख रही थी। जीवा ने भी बड़े मजे से कह दिया कि वो मम्मी को ज्यादा प्यार करता है। मगर उसके फौरन बाद उसने आदमी के कान में धीरे से कहा, मम्मी को तो प्यार करता ही है पर पापा को उससे भी ज्यादा करता है। और ये बात किसी को बताने से मना कर दिया क्योंकि उसके मम्मी पापा में हरदम झगड़ा चलता रहता है। उस दिन उस आदमी के साथ ही जीवा भी खाना खाने बैठ गया था। खाना खत्म होने पर सरवनन उसे स्कूल छोड़ने निकला। रास्ते में जीवा बोला, उसका दोस्त दौड़ में फर्स्ट आया है, वो कब दौड़ की रेस में हिस्सा ले पाएगा? सरवनन ने बेटे से झूठा वादा कर दिया। अगले साल फिर जीवा को स्कूल में उतारकर वो सामान खरीदने चला गया। दौड़ ना सकने के बावजूद जीवा दिमाग का बड़ा तेज था। उस दिन वो शतरंज में चैंपियन बना और मेडल भी जीत लिया। स्कूल छूटने के बाद जीवा अपने पापा का इंतजार कर रहा था। सरवनन करीब करीब हर दिन लेट आता था। आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जीवा बड़े झुंझलाहट के साथ बैठा रहा और अकेले गुस्से में घर चले जाने का कोई रास्ता नहीं था। व्हीलचेयर खुद धकेल कर वो जाता भी तो कैसे? काफी देर बाद सरवनन पहुंचा तो देखा जीवा वहां है ही नहीं। टीचर से पूछा तो उसने बताया, जीवा को उसके चाचा लेकर गए हैं। ये सुनकर सरवनन के होश उड़ गए क्योंकि 7 साल पहले वो लोग अपना शहर छोड़कर यहाँ आए थे। इस शहर में जीवा के चाचा तो दूर की बात, उनका कोई रिश्तेदार तक नहीं था। सरवनन ने घर के सारे लोगों को बुलवाया और स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में जीवा साफ नजर आ रहा था और साथ में वो आदमी भी जो खुद को चाचा बताकर उसे ले गया था। उस आदमी को देखकर चारों के चारों सन्न रह गए। ये कोई मामूली आदमी नहीं था, ये तो उनका पुराना दुश्मन था, वही जिसकी वजह से 7 साल पहले उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था। मगर आखिर 7 साल पहले हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ था कि अपना जाना पहचाना शहर छोड़कर भागना पड़ा? चलिए पहले वो पुराना किस्सा जान लेते हैं। तब 2010 का साल चल रहा था। सरवनन उस वक्त चेन्नई के मंगलापुरम इलाके में रहता था। अपने ही घर में उसे चोरों की तरह रहना पड़ता था क्योंकि उसका दिन ही शुरू होता था कर्ज वसूलने वाले की गालियों से। सिर पर लोन का पहाड़ लादे हुए उसे चैन की नींद नसीब नहीं थी। वो मेन गेट पर हमेशा ताला जड़े रखता ताकि लगे घर में कोई है ही नहीं और आने जाने के लिए पीछे का रास्ता इस्तेमाल करता। उस दिन भी सुबह सुबह वसूली वाला घर के सामने आकर कई बार फोन करके लौट गया। सरवनन ने जानबूझकर फोन नहीं उठाया क्योंकि किस्त देने लायक पैसे थे ही नहीं। वो बिजली बोर्ड में बिल कलेक्शन की एक छोटी सी नौकरी करता था। मामूली तनख्वाह में अपना खर्च चलाना ही मुश्किल था, कर्ज भला कहां से चुकाता। तैयार होकर वो चुट्टी अन्ना के होटल में खाना खाने गया। यहाँ उसका रोज का आना जाना था। रसोईया बाहर गया हुआ था इसलिए उसने खुद ही डोसा बनाकर खाना शुरू किया। तभी उसका दोस्त सत्था पहुंचा। अपनी प्राइवेट कार से बड़े ठाठ से उतरकर वो होटल में घुसा और पिछले कुछ दिनों का उधार थोड़ा बहुत चुका दिया। सत्था ट्रेडिंग मार्केट के धंधे से जुड़ा था। वो लोगों को पटाकर उनका पैसा ट्रेडिंग में लगवाता और इसी से कमीशन कमाता था।
कई दिनों से वो सरवनन को भी पटाने की कोशिश कर रहा था, मगर सरवनन अब तक उसके जाल में नहीं फंसा था। उसे एक ही डर था, यूं ही इतनी तंगी है, अगर बदकिस्मती से सारा पैसा डूब गया तो रिकवर कैसे करेगा। उस दिन भी सत्ता ने इन्वेस्ट की बात छेड़ी, पर सरवनन ने तवज्जो नहीं दी और उठकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में आज बिल जमा करने वालों की लंबी लाइन लगी थी। इधर सरवनन के आज के परिवार की एक और सदस्य मित्रा अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि बच्चे की धड़कन अभी नहीं आई है। उसने मित्रा को डाइट की सलाह दी और बच्चे के पिता के बारे में पूछ लिया। ये सवाल सुनते ही मित्रा का मन बुझ गया। वो कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि जिस लड़के पर भरोसा करके उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया था। घर लौटकर मित्रा ने देखा उसका सारा सामान बाहर फेंका हुआ है। वो मकान मालिक के पास गई और बोली, उसने 3 लाख रुपए एडवांस दिए हुए हैं, फिर उसका सामान बाहर क्यों फेंका जा रहा है। मकान मालिक ने बताया, जिस दलाल कंपनी के जरिए मित्रा ने पैसे दिए थे वो लोग फ्रॉड हैं। कितने ही लोगों का पैसा डकार कर भाग चुके हैं। मकान मालिक तक 1 रुपया नहीं पहुंचा, इसलिए एग्रीमेंट के हिसाब से वो मित्रा को घर से निकाल रहा है। साथ ही सलाह दी कि उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ थाने में केस कर दे। मित्रा बुरी तरह फंस गई। जमा पूंजी, गहने बेचकर आया पैसा, सब मिलाकर 3 लाख उसने दलाल के हवाले किया था, ताकि कम से कम सिर पर एक छत तो रहे, मगर अब वो छत भी हाथ से निकल गई। उधर सरवनन के आज के परिवार के 2 और सदस्य, जैकी अपनी मां जानकी को लेकर डॉक्टर के पास गया था। जानकी के टेस्ट देखकर डॉक्टर सुब्रमणि को कुछ गंभीर मामला लगा, इसलिए उसने अपने सीनियर और प्रोफेसर डॉक्टर से फोन पर बात कर ली। सुब्रमणि की बताई डिटेल सुनकर प्रोफेसर ने भी कह दिया कि मामला संगीन है। तब सुब्रमणि ने माँ बेटे को बताया कि जानकी के फेफड़े में ट्यूमर है और वहीं से कैंसर फैल रहा है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन बेहद पेचीदा है, फिर भी इसके सिवा कोई चारा नहीं। जैकी ने पूछा, खर्च कितना आएगा? सुब्रमण्यन ने 7 से 8 लाख का अंदाजा दे दिया। रकम सुनकर माँ बेटे दोनों के होश उड़ गए। इतना पैसा जुटाने की हैसियत ही नहीं थी उनके पास। जो एक चीज थी वो थी जैकी के मरहूम पिता की साख। उसके पिता रैम्बो सेल्वराज सिनेमा लाइन के स्टंट मास्टर थे। वो रैम्बो ट्रस्ट नाम की एक समाज सेवी संस्था भी चलाते थे, जिससे उन्होंने कितनी ही बेसहारा लोगों की मदद की थी। वो सब लोग आज अच्छी हालत में हैं, इसलिए जैकी ने सोचा उन्हीं से माँ के इलाज के लिए मदद मांगी जाए। वैसे जैकी का सपना हमेशा से सिनेमा का हीरो बनने का था, बस पैसे की तंगी की वजह से बात बन नहीं पा रही थी। कोई उसकी फिल्म में पैसा लगाने को तैयार भी नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद अपने पैसों से फिल्म बनाने का ख्वाब बुन रखा था। अब माँ की बीमारी ने उस ख्वाब को और भी नामुमकिन बना दिया। जैकी कई लोगों के पास मदद मांगने गया, मगर सब ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। मायूस होकर वो माँ के पास लौटा तो माँ ने भरोसा दिलाया, उसे कुछ नहीं होगा जैकी, इतना टेंशन ना ले। जैकी बोला, पापा भी यही कहते थे, उन्हें कुछ नहीं होगा, और एक दिन ऐसे ही चले गए, इसलिए वो माँ को किसी कीमत पर मरने नहीं देगा। जैसे भी हो पैसे का इंतजाम करके रहेगा। जैकी टूटकर माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। वो पूरी रात माँ बेटे रोते रोते काट देते हैं। इधर सरवनन को उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन करके बताया कि ये पापा को उनके रिश्ते की भनक लग गई है, इसलिए आज ही वो लोग सरवनन के घर आ रहे हैं। सरवनन घर वर ठीक ठाक करके रखे। ये सुनते ही सरवनन भागकर घर पहुंचा और झट से सब साफ कर डाला। गर्लफ्रेंड के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। वो सरवनन को देखने इसीलिए आ रहे थे क्योंकि सरवनन सरकारी नौकरी करता था। माली हालत जैसी भी हो, सरकारी नौकरी सुनते ही लोगों का दिल पिघल जाता है। सरवनन ने बताया उसका नौकरी करने का मन नहीं था। माँ की मौत के बाद मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। उसका दिल तो हमेशा से जिंदगी में कुछ बड़ा करने का है। उसका सपना है एक दिन वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मीठी मीठी बातों से सरवनन ने लगभग सबको पटा ही लिया था। तभी घर पर वसूली वाला धमका और सरवनन को सख्ती से बाहर बुलाकर जो मुंह में आया बकने लगा। सरवनन ने हाथ जोड़कर धीरे बोलने की गुजारिश की, मगर वो कहाँ सुनने वाला था। सरवनन बोला, 5 साल से वो किस्त भर रहा है, फिर भी असल रकम कम नहीं हुई, उल्टा सूद बढ़ता ही जा रहा है। सरवनन ने अफसोस के साथ कहा, माँ की गलती की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। हार कर उसने कह दिया, अब वो कोई किस्त विस्त नहीं देगा, सीधे थाने में केस करेगा। वसूली वाले पर इसका रत्ती भर असर नहीं हुआ। वो धमकी देकर चला गया, मगर नुकसान तब तक हो चुका था। गर्लफ्रेंड के पिता रिश्ता तोड़कर चले गए। लड़की ने बहुत समझाया कि सरवनन अच्छा लड़का है, मगर पिता ने कहा उन्होंने पता कर लिया है, इस लड़के ने कई जगह से कर्ज ले रखा है। ऐसे लड़के के साथ जानबूझकर बेटी की शादी कैसे कर दें? सो रिश्ता वहीं खत्म। सरवनन बैठा बैठा बस पछताता रहा। उसने माँ के लिए मजबूरी में कर्ज लिया था, वो लोन के हक में था ही नहीं। उसकी माँ का सपना था कि अपना एक घर हो। वही सपना पूरा करने के लिए मोटी रकम का लोन लिया गया। घर तो बन गया, मगर माँ थोड़े ही दिनों में चल बसी। नतीजा, माँ की नौकरी सरवनन को मिली और साथ में मिला माँ का छोड़ा हुआ कर्ज का पहाड़। खैर, सरवनन रास्ता ढूंढ रहा था कि लोन कैसे चुकाए। उसी के साथ बेचैन रातें काट रहे थे 3 और लोग, मित्रा, जानकी और जैकी। तीनों की जिंदगी लगातार उलझनों में फंसती जा रही थी।
लोगों से मदद कम, ताने ज्यादा मिल रहे थे। एक तरह से वो नरक जैसा वक्त काट रहे थे। इसी बीच शहर में एक पुलिस अफसर की खूब चर्चा थी, इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम। मुजरिमों के लिए वो साक्षात यमराज था। उसके इस शहर में आने के बाद से क्राइम रेट करीब करीब 0 पर आ गया था, क्योंकि वो किसी कायदे कानून की परवाह नहीं करता था, मुजरिम से जरा भी समझौता नहीं करता था। कुछ दिन पहले ही उसने ड्रग तस्करी करने वाले एक फ्रॉड जोड़ी को पीट पीट कर उनके हाथ तोड़ दिए थे। मुजरिमों के लिए उसके दिल में रत्ती भर हमदर्दी नहीं थी, इसलिए आम लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मगर मीडिया तो हर चीज का उल्टा ही करती है। मीडिया जितना हो सके सुंदरम की आलोचना करती रहती थी। फिर भी सुंदरम रुका नहीं, वो अपने तरीके से अपनी ड्यूटी करता रहा। एक दिन सरवनन भी इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम के पाले में जा पड़ा, मगर यहां सुंदरम ने सारा दोष सरवनन के सिर ही मर दिया। जब लोन लिया है तो कानूनन चुकाना तो पड़ेगा ही। सुंदरम ने उसे ठीक से कर्ज चुकाने का हुक्म दे दिया। लौटकर सरवनन चुट्टी अन्ना के होटल से खाना खाकर निकल ही रहा था कि चुट्टी अन्ना ने अपने 12 कारोबारी ठिकानों के बिजली बिल के कागज और पैसे सरवनन को थमा दिए कि ये जमा करवा देना। आखिरी तारीख में अभी करीब 20 दिन बाकी थे, फिर भी इतनी जल्दी बिल देते देख सरवनन को ताज्जुब हुआ। चुट्टी अन्ना ने बताया, आखिरी तारीख को बहुत भीड़ होती है, इसलिए पहले ही निपटा देना बेहतर है। बस इसी घटना से सरवनन के दिमाग में एक नया आइडिया कौन गया। उसने गौर किया, बहुत से लोग भीड़ के डर से आखिरी तारीख से बहुत पहले ही बिल चुका देते हैं। सरवनन इसी बात को पैसा कमाने का जरिया बनाने की सोचने लगा। तभी वसूली वाला ऑफिस में भी किश्त लेने आ धमका। यहाँ तमाशा ना बने, ये सोचकर सरवनन ने चुट्टी अन्ना के दिए बिल के पैसों में से इस महीने की किश्त उसे थमा दी। फिलहाल किश्त निपट जाए, बिल की आखिरी तारीख में 20 दिन बाकी हैं ही, कोई और रास्ता सोच लिया जाएगा। इधर मित्रा ने जिस तरीके से खुद धोखा खाया था, ठीक वही तरीका उसने अपने बुरे दिन पलटने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उसने खुद ही एक नकली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी खोल डाली, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। कंपनी का वजूद भले ना हो, मगर एक चमकता दमकता बिजनेस कार्ड उसने जरूर छपवा लिया। फिर वो मकान मालिकों के पास जाने लगी। जो मकान मालिक थोड़ा दूर रहते थे, अपने दूसरे मकानों की देखभाल का वक्त नहीं निकाल पाते थे, उन्हीं को उसने निशाना बनाया। मित्रा चारा डालती, हमारी कंपनी आपका मकान किराए पर लेगी, फिर उसे सही किराएदार को किराए पर देगी। हर महीने वक्त पर आपको किराया पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। किराएदार किसी महीने किराया ना भी दे, तब भी हमारी कंपनी की तरफ से आपका किराया वक्त पर पहुंच जाएगा। मकान की देखभाल से लेके सारे झंझट हम ही संभालेंगे। आपको तकलीफ करके मकान तक आने की जरूरत नहीं, और इतनी सारी सर्विस के बदले हम सिर्फ 10% कमीशन लेंगे। वो भी आपको नहीं देना है, वो हम किराएदार से वसूल लेंगे। मित्रा भरोसा दिलाती कि उनकी कंपनी 1998 में कायम हुई थी और इतने बरसों से नाम कमाकर सर्विस दे रही है। वो मकान मालिकों को पूरा पैकेज इतने खूबसूरत तरीके से समझाती कि लोग अपने आप पिघल जाते। इतनी सहूलियतें मिले तो कोई मना करे भी क्यों। फिर मित्रा ने कंपनी के नाम से एक अपना ऑफिस भी खोलकर बैठा लिया। अच्छे घर की तलाश में किराएदार सिक्योरिटी के नाम पर लाखों रुपए जमा करने लगे। मित्रा ने पहले ही क्लाइंट से 5 लाख रुपए उड़ा लिए। लोगों को कायल करने में उसका हुनर तो ऊपर के दर्जे का था। क्लाइंट पैसे देता तो वो बिना गिने रख लेती। कोई कहता, मैडम गिन लीजिए, कम भी हो सकते हैं, तो मित्रा कहती, 10 साल से कंपनी चला रही हूं, फ्रॉड आदमी को हम चेहरा देखकर पहचान लेते हैं, आप कम देने वाले इंसान नहीं हैं। ये सुनकर क्लाइंट और भी गदगद हो जाता। हाँ, मित्रा किराएदारों को कभी मकान मालिक का असली पता नहीं देती थी। उन्हें यही समझाती कि मालिक विदेश में है। उधर जैकी की मां के ऑपरेशन के पैसे का इंतजाम न कर पाकर मजबूरन पिता के ट्रस्ट के नाम से सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाकर पोस्ट कर देता है। रात को पोस्ट किया और सुबह उठते ही देखा कि 25,000 रुपए चंदा पहले अकाउंट में आ चुका है। मां को खबर देने पहुंचा ही था कि और 5,000 आ गए। दोनों की उम्मीद जाग उठी, चलो शायद ऑपरेशन का इंतजाम हो ही जाएगा। और हो भी गया। वो ऑपरेशन के लिए पूरे पैसे लेकर डॉक्टर सुब्रमणी के पास पहुंचे। तब तक सुब्रमणी अपने सीनियर प्रोफेसर को नई रिपोर्ट भेज चुका था। इस बार रिपोर्ट देखकर प्रोफेसर ने सुब्रमणी की जमकर क्लास ले ली, क्योंकि पिछली बार सुब्रमणी ने उसे गलत सलत डिटेल दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जानकी को कोई ट्यूमर था ही नहीं। सुब्रमणी ने फौरन हालात संभाल लिए और उन्हें समझा दिया कि पिछली रिपोर्ट में ट्यूमर था, मगर नई रिपोर्ट में नहीं दिख रहा, इसलिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। जैकी बोला, डॉक्टर की बात सुनकर उसने गूगल पे भी सर्च किया था, उस हिसाब से तो उसकी मां को कैंसर होना चाहिए। मगर सुब्रमणी ने समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बेफिक्र होकर घर जा सकते हैं। जैकी थोड़ा और कुरेदने वाला था, मगर उसकी मां ने उसे चुप कराते हुए कहा, हरामजादे, डॉक्टर से ज्यादा समझता है तू। मां की डांट खाकर जैकी चुप हो गया। घर लौटकर जैकी कह रहा था कि जिन लोगों ने ऑपरेशन के लिए पैसे भेजे वो उनके पैसे लौटा देगा, मगर मां ने रोक दिया, ये पैसे वो नहीं लौटाएंगे। जैकी बोला, लोगों ने उसके पिता के रैम्बो ट्रस्ट पर भरोसा करके पैसे भेजे हैं, उनका पैसा हड़पना ठीक नहीं होगा।
ज्यादा नैतिकता झाड़ने पर जानकी ने जैकी को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तेरा बाप भी ईमानदार था, दिन के आखिरी में ईमानदारी से वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए अब उसी ट्रस्ट के नाम पर हम कमाएंगे। जानकी की मंशा थी ट्रस्ट के नाम पर लोगों का पैसा हड़प कर वो प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे और जैकी को हीरो बनाएंगे। जैकी की रजामंदी नहीं थी, फिर भी माँ के लिए वो मान गया। तभी एक आदमी ने चंदे के लिए फोन किया। जानकी ने फोन उठाया और ऐसी बेबस आवाज में बात की कि आदमी ने उसी वक्त भरोसा करके 10,000 रुपए भेज दिए। दूसरी तरफ सरवनन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। उसने चुट्टी अन्ना के बिजली बिल के पैसे सरकारी खजाने में जमा ही नहीं किए, बस हाथ से लिखी एक पर्ची ले जाकर चुट्टी अन्ना को थमा दी। सरवनन ने समझाया कि ऑफिस का प्रिंटर खराब हो गया है, इसलिए ऑनलाइन स्लिप नहीं दे पा रहे। चुट्टी अन्ना ने भी आंख मूंद कर यकीन कर लिया। यही सरवनन को समझ आ गया कि लोगों को टोपी पहनाना कितना आसान है। अब सरवनन अपने दोस्त सथा के पास गया और पूछा कि एक ही दिन में मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। उसने असली माजरा खोलकर बताने को कहा। सथा ने बताया वो एक ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी करता है, करीब 1 साल से वहीं है। शहर के कई बड़े लोग उनकी कंपनी के जरिए ट्रेडिंग करते हैं। उनका एनालिस्ट जहां पैसा लगाने को कहता है वहीं लगाया जाता है और जहां से निकालने को कहता है वहां से निकाल लिया जाता है। काम करते करते सथा को पता चला कि उसके साथी पर्सनल ट्रेडिंग भी करते हैं। वहीं से खूब विश्लेषण करके उसने समझ लिया कि एक दिन में 60% तक मुनाफा मुमकिन है। सब सुनकर सरवनन पैसा लगाने को राजी हो गया। अगले दिन सरवनन ऑफिस पहुंचा और प्रिंटर के अंदर लोहे की एक गोली डाल दी। बगल के काउंटर पर एक सीनियर स्टाफ बैठता था, गंगाधर। वो हमेशा काम से बचने का बहाना ढूंढता रहता था। सरवनन ने उसे बुलाकर कहा कि उसका प्रिंटर काम नहीं कर रहा। गंगाधर ने प्रिंटर देखकर कहा, इन पुराने मॉडल के प्रिंटरों में ऐसा होता ही रहता है। उसने सबको मैनुअल यानी हाथ से लिखी रसीद देने को कह दिया और प्रिंटर खराब होने का बहाना बनाकर खुद बाहर खिसक लिया। इससे सरवनन का मैदान बिल्कुल साफ हो गया। उसने सारे ग्राहकों के बिल की डिटेल रजिस्टर में लिख ली और पैसे अपने बैग में भरने शुरू कर दिए। बिल लेना खत्म होते ही उसने एक चुंबक की मदद से लोहे की गोली प्रिंटर से बाहर निकाल ली। इस तरह उस दिन का जुटाया सारा पैसा उसने सथा को इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया और फिर हर दिन इसी सिस्टम से सरवनन लोगों का पैसा उड़ाने लगा। मगर बार बार प्रिंटर खराब होने के इस नाटक पर उनके बॉस गोपी को शक होने लगा। हालांकि बगल के काउंटर वाले गंगाधर ने कई बार उसे बचा लिया। दरअसल वो अक्सर अपना काम सरवनन के कंधे पर डालकर बाहर निकल जाता था, इसीलिए वो सरवनन का पक्ष लेता था। बेचारे को क्या पता था कि सरवनन कितना बड़ा खेल खेल रहा है। करीब 10 दिन बाद सथा ने उसे 2 लाख के इन्वेस्ट पर 1 लाख रुपए मुनाफा थमा दिया। मगर सरवनन इतने से खुश होने वाला नहीं था। अपनी किस्मत पलटने के लिए वो और बड़ा हाथ मारना चाहता था। इसलिए सरवनन ने सथा से कहा वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलेगा, लोगों को 20% मुनाफे का लालच देकर पैसा जुटाएगा और सथा को देगा। सथा उसी रकम से 60% मुनाफा निकालेगा। इस तरह जनता का पैसा लौटाने के बाद भी उनके पास मोटी रकम बच जाएगी। जैसा सोचा वैसा किया। सरवनन ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल डाली। आसान पैसे के लालच में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मजेदार बात यह कि दोनों ठग मित्रा और जानकी भी अपनी ठगी का पैसा और बढ़ाने के लिए सरवनन के पास ही आ पहुंची। पहले परखने के लिए उन्होंने 1 लाख और 3 लाख रुपए लगाए। उस पर 20% मुनाफा मिलते ही उनका लालच और भड़क उठा। सरवनन की दिनचर्या गजब की थी। सुबह से शाम तक ऑफिस में ड्यूटी। जो लोग आखिरी तारीख से पहले बिल भरने आते उनका पैसा वो दबा लेता। वही पैसा सथा के पास लगाकर मुनाफा निकालता और आखिरी तारीख से पहले बिल जमा करा देता। और ऑफिस के बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट ऑफिस में बैठता। वहां जो लोग पैसा लगाते उन्हें भी वो इसी तरह रिटर्न लौटा देता। नतीजा, किसी को कोई शिकायत ही नहीं होती थी। थोड़े ही वक्त में सरवनन ने अपनी हालत सुधार ली, यहाँ तक कि गाड़ी भी खरीद ली। फिर उसने गर्लफ्रेंड के घर जाकर शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़की के पिता तुरंत मान गए। बहुत जल्दी उनकी सगाई भी हो गई। इसके बाद भी सरवनन रुका नहीं। उसने अपना स्कैम जारी रखा। अब हद से ज्यादा लालच में आकर मित्रा ने 82 लाख और जानकी ने अपनी सारी जमा पूंजी 53 लाख रुपए लगा दिए। इनके अलावा और भी कितने ही लोगों ने भरोसा करके पैसा लगाया। सरवनन के हाथ में मोटी रकम आ गई। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी बताया कि शादी के बाद उसके पता एक टोल गिफ्ट करेंगे। उस टोल से हर महीने कम से कम 10 लाख से ऊपर की आमदनी होती है। खैर, वो तो बात की बात। फिलहाल सरवनन के पास इन्वेस्टमेंट की जो पूंजी थी उसे वो किसी और बड़ी जगह लगाना चाहता था। सरवनन का एक कॉलेज का दोस्त था, सबरी। उसने सरवनन को एक ऑफर दिया था। बंदरगाह पर जहाज का एक बहुत बड़ा माल आने वाला है। वो खेप अगर बंदरगाह से बाहर निकाल दी जाए तो जबरदस्त मुनाफा मिलेगा, मगर इस काम में 10 करोड़ रुपए लगेंगे। खेप बाहर निकल गई तो 2 दिन के अंदर 20 करोड़ मिलेंगे। उसमें से रिटर्न मिलाकर सरवनन को 15 करोड़ दिए जाएंगे। सरवनन तैयार हो गया। उसने सथा से बैंक का सारा पैसा निकाल कर लाने को कहा। सब निकालने के बाद भी रकम कम पड़ रही थी। सथा बोला उसके घर में 50 लाख रुपए रखे, वो लेकर आ रहा है। सरवनन ने कहा वो भी ऑफिस जाएगा और बिजली बिल की जितनी कलेक्शन होगी लेकर आएगा।
मगर ऑफिस पहुंचकर सरवनन को झटका लगा, क्योंकि उसके काउंटर पर गोपी सर बैठे थे। गोपी बोला, सरवनन बस दिन रात रोता रहता है कि प्रिंटर खराब है, जबकि अभी तो ठीक चल रहा है। सरवनन ने कहा, हमेशा खराब नहीं रहता, बीच बीच में परेशान करता है। गोपी बिना कुछ कहे उठकर गंगाधर के काउंटर पर जा बैठा। इससे सरवनन की मुसीबत और बढ़ गई। गोपी ने बताया, गंगाधर मेडिकल लीव पर है, इसलिए वो खुद सरवनन की बिल कलेक्शन में मदद करेगा। सरवनन बाहर आकर गंगाधर को फोन करता है, मगर गंगाधर तो छुट्टी लेकर रजनीकांत की फिल्म एंथेरन देखकर थिएटर में नाच रहा था। सरवनन सोचने लगा, गोपी को हटाया कैसे जाए। तभी उसने बगल की दुकान में एक लाइव शो चलते देखा। उसने उस शो के होस्ट को फोन करके रजनीकांत की आवाज की नकल उतार दी। रजनीकांत की आवाज सुनते ही होस्ट फिदा हो गया। सरवनन ने चालाकी से होस्ट को रजनीकांत का नंबर बताने के बहाने गोपी का नंबर दे दिया, और शो चूंकि लाइव चल रहा था, हजारों दर्शकों ने वो नंबर नोट कर लिया। नतीजा, अगले ही पल से गोपी के नंबर पर लगातार फोन आने लगे और उसकी हालत खराब हो गई। बार बार फोन आने से वो बिल कलेक्शन पर बैठ ही नहीं पाया और उठकर चला गया। मैदान खाली मिलते ही सरवनन ने पुराने सिस्टम से सबका पैसा अपने कैश में डाल लिया। फिर सारी रकम मिलाकर 10 करोड़ रुपए सबरी के हवाले कर दिए। सरवनन इंतजार में था कि बस 2 दिन में 5 करोड़ का मुनाफा होगा। पूरे साल की कमाई अगर सिर्फ 2 दिन में हो जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मगर यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती लेकर आने वाला था, इसकी उसे भनक तक नहीं थी। अगले ही दिन उसे खबर मिली कि हमलावरों ने सबरी का कत्ल कर दिया है। एक ही पल में सरवनन के सारे सपने चकनाचूर हो गए। पैसा तो गया ही, साथ में उसने अपना सबसे करीबी दोस्त भी खो दिया। इधर मित्रा और जानकी और जैकी की ठगी का भांडा भी फूट गया। मित्रा इसलिए फंसी क्योंकि उसने सारा पैसा सरवनन के पास लगा रखा था। सरवनन ने वक्त पर पैसा नहीं लौटाया तो मित्रा भी मकान मालिकों को वक्त पर किराया नहीं दे पाई। अब तक मित्रा ने किराएदार और मकान मालिक की मुलाकात नहीं होने दी थी, मगर इस बार मकान मालिक सीधे किराएदारों के पास पहुंच गए और उन्हें पता चल गया कि उन्होंने सिक्योरिटी मनी समेत एडवांस मित्रा को दिया हुआ है। बस फिर तो जबरदस्त हंगामा मच गया। मित्रा की ठगी सबके सामने खुल गई, यहां तक कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। उधर जानकी और जैकी की ठगी पकड़ी जाने पर उनसे चंदे का सारा पैसा लौटाने को कहा गया, मगर वो लौटाएं कैसे? सारा पैसा तो जानकी ने सरवनन के पास लगा दिया था, सो उन्हें भी पुलिस ने धर लिया। सबसे आखिर में बारी आई सरवनन की। इन्वेस्टरों को तय दिन पर मुनाफे समेत पैसा वापस मिलना था। पैसा ना मिलने पर वो लोग भड़क उठे। ऊपर से ऑफिस में भी सरवनन नहीं मिला। इससे वो समझ गए कि सरवनन ने ठगी की है, सो उन्होंने ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उससे भी बड़ी आफत ये आई कि सरवनन ने तो बिजली बिल का सारा पैसा हड़प लिया था, इसलिए किसी भी ग्राहक का बिल ही जमा नहीं हुआ था। नतीजा, एक ही दिन में पूरे शहर की बिजली एक साथ गुल हो गई। जनता गुस्से में बिजली दफ्तर पर टूट पड़ी। गोपी, गंगाधर समेत जितने स्टाफ थे, जनता की मार खाकर उनकी हालत पस्त हो गई। भड़की भीड़ सरवनन के घर भी जा पहुंची और बाहर से हमला बोल दिया, मगर पुलिस ने पहुंचकर उसे बचाया और गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने की कमान अब भी इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम के हाथ में थी। वो थाने में घुसा तो देखा बिजली नदारद है, और बिजली ना होने की वजह भी वो जानता था, इसलिए वो गुस्से से दांत पीसते हुए सरवनन को घूरता रहा। गनीमत रही कि सुंदरम ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस कांड की वजह से सरवनन की शादी भी टूट गई। गर्लफ्रेंड 2-4 थप्पड़ जड़कर चली गई। फिर शुरू हुआ पूछताछ का दौर। मित्रा से पैसे के बारे में पूछा गया तो उसने सरवनन की तरफ इशारा कर दिया। जानकी और जैकी से पूछा गया तो उन्होंने भी सरवनन का नाम ले लिया, और जब सरवनन से पूछा गया तो उसने अपने दोस्त पर ठीकरा फोड़ दिया। पैसा तो उसने दोस्त को दिया था। पूरी खिचड़ी पक चुकी थी। इसी बीच सुंदरम ने इंचार्ज को फोन करके उन सब का एनकाउंटर कर देने को कहा। इंचार्ज उन्हें हथकड़ी पहनाने बढ़ा ही था कि अचानक सरवनन ने उस पर हमला बोल दिया और उसे सेल में बंद करके सब वहां से भाग निकले। कंटेनर के अंदर भागते वक्त सरवनन ने उन तीनों से उतर जाने को कहा, मगर वो अपना पैसा लिए बिना सरवनन का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। जैकी और जानकी ने अपने 53 लाख मांगे तो मित्रा ने भी अपने 82 लाख वापस मांग लिए। मित्रा की रकम सुनकर जानकी हैरान होकर बोली, अरे वाह, तूने तो मुझसे भी ज्यादा लगा दिए। सरवनन ने समझाया कि सारा पैसा उसने अपने दोस्त को दिया था, मगर दोस्त का कत्ल हो चुका है। उसने सबका पैसा लौटाने का वादा किया, मगर अब उस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। उन्होंने तय कर लिया, जब तक सरवनन उनका पैसा नहीं लौटाता तब तक वो सरवनन के साथ ही रहेंगे। बस तभी से ये सब लोग परिवार का ड्रामा करके एक साथ रह रहे हैं, और मित्रा और सरवनन के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता है ही नहीं। और जीवा दरअसल मित्रा का बेटा है, मतलब उस वक्त वो जिस बच्चे से उम्मीद से थी। अब समझ आया कि सीसीटीवी फुटेज में जीवा को उठा ले जाने वाले आदमी को देखकर वो चारों क्यों सन रह गए थे, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं, इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम था। वो लोग सुंदरम के ही थाने से भागे थे। इतने बरसों बाद भी सुंदरम उन्हें खोज निकालेगा, ये उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सुंदरम तक पहुंचने के लिए उन्हें मंगलापुरम जाना पड़ेगा,
वहां उनके खिलाफ लोगों में जितना गुस्सा भरा है उसे देखते हुए वहां जाना मतलब सीधे सीधे खुदकुशी करना। फिर भी सरवनन ने कहा, जीवा भले उसका अपना बेटा ना हो, मगर जीवा के लिए तो वही उसका पापा है। जीवा को यकीन होगा कि उसके पापा उसे बचाने जरूर आएंगे। इसलिए सरवनन बोला वो सुंदरम से मिलने जाएगा। सरवनन को आगे बढ़ते देख जानकी बोली वो भी साथ चलेगी, और उन दोनों के साथ जैकी और मित्रा भी निकल पड़े। फिर वो सुंदरम के सामने जा खड़े हुए और बोले कि वो सरेंडर करने आए हैं। उस बार भाग जाने के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। सुंदरम हंसकर बोला, भागने का मौका तो उसी ने दिया था, वरना उनमें भागने का दम कहाँ था। सुंदरम ने बताया, मंगलापुरम के हर आदमी की नजर में वो एक ईमानदार पुलिस अफसर है। यही इज्जत कायम रखते हुए वो नौकरी से रिटायर हुआ है, मगर ईमानदार अफसर के इस मुखौटे के पीछे वो एक माफिया है। नौकरी के दौरान ही उसने किडनैपिंग, ड्रग तस्करी, मर्डर, ऐसा कोई काम नहीं जो न किया हो, और ये सब सिर्फ पैसे के लिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद वो रईस बनकर बाकी जिंदगी काट सके। जमा किए पैसों से उसने थोड़ा थोड़ा करके सट्टेबाजी शुरू की। इसमें वो अच्छा कमा भी रहा था, इसलिए और बड़ी जीत की लालच में उसने बड़ी रकम का खेल शुरू कर दिया, और इसी चक्कर में उसने अपना सारा पैसा फूंक दिया। सुंदरम ने उन्हें उस वक्त भागने का मौका इसीलिए दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल कर सके। उसे उसी दिन देखते ही समझ आ गया था कि ठग के तौर पर ये लोग टॉप क्लास हैं, इसलिए अब सुंदरम इन्हीं से पैसा कमाना चाहता है। मगर उससे पहले सुंदरम ने उनकी जीवा से फोन पर बात करा दी, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि जीवा उसी के कब्जे में है। बात करते वक्त जीवा ने बता दिया कि उसकी व्हीलचेयर एक चेन से बांध कर रखी है। उसे जिस जगह रखा गया है वो काफी हद तक किसी फैक्ट्री जैसी है। 2 आदमी उस पर पहरा दे रहे हैं। सुंदरम ने इससे ज्यादा बात करने का मौका नहीं दिया। फिर सुंदरम ने हुक्म सुना दिया, जैसे भी हो इन्हें पैसा कमा कर लाना होगा। कैसे कमाएंगे ये इनका सिरदर्द। सुंदरम को बस इतनी रकम चाहिए जिससे वो बाकी जिंदगी ऐश से काट सके। अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो वो जीवा को कभी नहीं लौटाएगा। मजबूर होकर सरवनन ने हामी भर दी, मगर सुंदरम की मांग के मुताबिक करोड़ों रुपए वो लाएं कहां से ये समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद सरवनन को याद आया कि उसने इस शहर में एक बंद पड़ा टोल प्लाजा देखा है। चूंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पिता के 2 टोल प्लाजा थे, इसलिए उसे टोल प्लाजा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। थोड़ी और खोजबीन के बाद उसे पता चला कि शहर का वो टोल प्लाजा 3 साल पहले एक केस की वजह से बंद हो गया था। बस सरवना ने इसी टोल प्लाजा को केंद्र बनाकर स्कैम का प्लान बना डाला। अगर वो किसी तरह इस टोल प्लाजा को चालू कर दें तो हर गाड़ी को टोल देकर ही पुल या सड़क पार करनी पड़ेगी, और चूंकि वो इसे गैर कानूनी तरीके से चलाएंगे, इसलिए 1 रुपया भी सरकार या बनाने वाली कंपनी तक नहीं जाएगा। सारा पैसा उन्हीं की जेब में आएगा। प्लान सुनकर सुंदरम बहुत खुश हुआ। उसे पता था ये लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, मगर सरवनन का प्लान इससे भी आगे का था। उसने समझाया कि वो ज्यादा दिन तक टोल प्लाजा का स्कैम नहीं चला पाएंगे, ज्यादा खींचा तो पकड़े जाएंगे। इसलिए इतने वक्त में वो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ के आसपास का ही स्कैम कर पाएंगे। इसलिए सरवनन ने सुंदरम को एक और प्लान सुनाया। इसके लिए वो सुंदरम की मुलाकात अपने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोस्त से कराता है। इंजीनियर उन्हें एक हाइड्रो जनरेटर दिखाता है जो बिना तेल के सिर्फ पानी से बिजली पैदा कर सकता है। सरवनन ने सुंदरम को समझाया कि ये जनरेटर अगर व्यावसायिक तौर पर बाजार में आ गया तो पूरी तारीख ही बदल जाएगी। इसलिए टोल प्लाजा से आने वाला पैसा अगर सुंदरम इस प्रोजेक्ट में लगा दे तो प्रोडक्ट बाजार में उतारते वक्त वो पेटेंट सुंदरम के नाम करा देंगे। इससे आगे चलकर जो भी ये जनरेटर खरीदेगा उसे सुंदरम को पैसा देना पड़ेगा, यानी एक बार पैसा लगाकर सुंदरम जिंदगी भर पैर पर पैर रखकर खा सकेगा। सुंदरम को आइडिया भी जंच गया, सो उसने इंजीनियर के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब शुरू हुआ टोल प्लाजा स्कैम के आइडिया को हकीकत में बदलने का काम। अपने चेहरों के साथ वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले से ही वो केसों में फंसे हुए थे। इसलिए फिल्म की शूटिंग के बहाने उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट प्रोडक्शन से अपना कोरियन लुक वाला मेकअप करा लिया, ताकि आसानी से पहचाने ना जाएं। अब काम था एक लोकल अखबार में खबर छपवाकर सबको बताना कि टोल प्लाजा चालू हो गया। इसके लिए उन्होंने कोरियन मेकअप में एक तस्वीर भी खिंचवा ली। खबर ये छपवानी थी कि एक कोरियन परिवार ने ये टोल प्लाजा लीज पर लिया है। इसके लिए उन्होंने एक पत्रकार को निशाना बनाया, अर्ना ऑफिस से छूटकर घर लौट रहा था, तभी उन्होंने उसका पीछा किया। रास्ते में पुलिस ने चेक पोस्ट पर उन्हें रोक लिया, मगर वो आपस में चुंग पोंग टाइप के अजीब शब्दों में बातें करने लगे तो पुलिस को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ऊपर से उनका मेकअप भी विदेशियों जैसा था, सो पुलिस ने बिना झंझट के जाने दिया। अर्ना अपने फ्लैट में चला गया तो वो लोग बाहर गाड़ी लेकर खड़े हो गए। अर्ना ने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ था। अर्ना की जगह जानकी ने वो पिज्जा रिसीव कर लिया। फिर मित्रा ने पिज्जा के मीट के टुकड़े बदल दिए जिनमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। इसके बाद सरवनन पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर अर्ना को पिज्जा दे आया। साथ ही दरवाजे के लॉक वाली जगह पर च्युइंगम जैसा कुछ चिपका दिया, जिससे दरवाजा बंद तो हो मगर लॉक ना हो। सरवनन गाड़ी के पास आकर इंतजार करने लगा। पिज्जा खाने के थोड़ी देर बाद अर्ना के पेट में मरोड़ उठी और वो बेहोश हो गया। तब सरवनन और मित्रा अंदर घुसे
उन्होंने एम्बुलेंस को भी फोन करके बुला लिया ताकि उनके निकलने के बाद अरना को इलाज मिल जाए। अंदर जाकर उन्होंने अरना का लैपटॉप ऑन किया, टोल प्लाजा चालू होने की खबर टाइप की और एडिटर को मेल कर दी। मगर दिक्कत यह थी कि अरना के लैपटॉप का इंटरनेट उसके ऑफिस के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने एक और चाल चली। सर्वनन अरना का ऑफिस एक्सेस कार्ड, मोबाइल और लैपटॉप लेकर उसके ऑफिस पहुंचा। यहां भी सर्वनन पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर ही घुसा। उसने रिसेप्शन के स्टाफ को अरना की आवाज की नकल करके फोन पर पार्किंग लॉट में बुला लिया। रास्ता साफ होते ही सर्वनन लैपटॉप लेकर टॉयलेट में घुसा, नेट कनेक्शन ऑन किया और एडिटर को टोल प्लाजा की खबर भेज दी। फिर आराम से बाहर निकल आया। उधर इतनी देर उन्होंने जैकी को अरना के फ्लैट में छोड़ रखा था ताकि हालात बिगड़े तो वो संभाल ले, और अचानक अरना को होश आ गया तो हालात सच में बिगड़ गए। तब जैकी को मजबूरन अरना के सिर पर वार करके उसे फिर से बेहोश करना पड़ा। इधर एम्बुलेंस भी वहां पहुंच चुकी थी, मगर उसके अंदर जाने से पहले सर्वनन को लौटकर लैपटॉप, मोबाइल और एक्सेस कार्ड रख कर आना था। इसलिए एम्बुलेंस को रोकने के लिए जानकी ने गाड़ी लाकर सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी। एम्बुलेंस आगे बढ़ ही नहीं पाई और जितनी देर में एम्बुलेंस पीछे के रास्ते से घूमकर अरना के घर के सामने पहुंची, उतनी देर में सर्वनन सारा सामान अंदर रखकर बाहर निकल आया। उनकी मेहनत का नतीजा अगली सुबह निकला। अखबार में टोल प्लाजा की खबर छपते ही जनता कायल हो गई। मगर सिर्फ जनता के कायल होने से काम नहीं चलने वाला था, प्रशासन को भी काबू में रखना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर वरदराजन और लोकल एमएलए सेंथिल को निशाना बनाया। पता करने पर मालूम हुआ कि मिनिस्टर एक सैलून में बाल कटवाने जाते। सो सर्वनन भी वहां सैलून का स्टाफ बनकर पहुंचा और मिनिस्टर के बाल काट दिए। बाल काटने का स्टाइल मिनिस्टर को बहुत पसंद आया। सर्वनन ने मिनिस्टर को बहलाया कि उनके पास एक बढ़िया आई मास्क आया है, चेहरे पर लगाकर 5 मिनट बैठ जाइए तो पूरे दिन की ताजगी आ जाएगी। सुनकर मिनिस्टर मान गया। दरअसल उनका प्लान ये था कि मिनिस्टर आई मास्क लगाकर बैठा रहेगा और इतने में सर्वनन मिनिस्टर के मोबाइल से उसकी आवाज की नकल करके एमएलए सेंथिल को फोन करेगा और टोल प्लाजा के मामले में मदद करने को कहेगा। प्लान के मुताबिक जैकी एमएलए सेंथिल के पास राब्ता कंपनी का स्टाफ बनकर पहुंचा। जैकी ने सेंथिल को जानकी के साथ वीडियो कॉल पर जोड़ दिया। जानकी का परिचय राब्ता कंपनी की सीईओ कमला कीर्तिवासन के तौर पर कराया गया और वीडियो कॉल का बैकग्राउंड इन्होंने ऐसे सेट किया कि लगे जानकी यानी कमला इस वक्त प्लेन में उड़ रही है। सेंथिल से वीडियो कॉल जुड़ते वक्त जानकी किसी और से फोन पर बात कर रही थी। वो ऐसा दिखा रही थी मानो मिनिस्टर से बात हो रही हो। वो फोन काटकर उसने सेंथिल से बात शुरू की और कहा कि टोल प्लाजा के बारे में बात करने के लिए मिनिस्टर अभी सेंथिल को फोन करेंगे। मगर सेंथिल के पास फोन आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उधर जरा गड़बड़ हो गई थी। प्लान के हिसाब से मिनिस्टर को आई मास्क लगाते वक्त फोन साइड में रख देना था। मिनिस्टर ने फोन रखा तो सही, मगर उस पर एक गाना चला दिया। अब गाना बंद किए बिना सर्वनन एमएलए को फोन कर ही नहीं सकता था, सो वो बुरी तरह फंस गया। इधर एमएलए सेंथिल को शक होने लगा था। तब जानकी बिल्कुल जड़ होकर बैठ गई ताकि लगे कि नेटवर्क की गड़बड़ी से कनेक्शन अटक गया है। इससे सर्वनन को सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा, मगर सर्वनन के दिमाग में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा था। तभी मित्रा ने सर्वनन से पूछा, मिनिस्टर के मोबाइल का मॉडल क्या है? सर्वनन ने बताया, आईफोन 6। मित्रा ने गूगल पर सर्च करके फोन के फीचर देख लिए, फिर बोली, आईफोन 6 में गाना चलते हुए भी बैकग्राउंड में दूसरा ऐप चलाया जा सकता है। इसलिए उसने सर्वनन से कहा कि सेटिंग में जाकर कॉल फॉरवर्डिंग चालू करे और उसमें अपना नंबर डाल दे। काम होते ही जानकी भी अपनी जड़ता तोड़कर सेंथिल से बोली कि मिनिस्टर को उनका फोन नहीं लग रहा है, इसलिए सेंथिल ही मिनिस्टर को फोन कर ले। सेंथिल ने मिनिस्टर को फोन किया तो वो फॉरवर्ड होकर सीधे सर्वनन के नंबर पर आ गया। तब सर्वनन ने मिनिस्टर की आवाज की नकल करके टोल प्लाजा के मामले में हर तरह की मदद करने का हुक्म दे दिया। मिनिस्टर का हुक्म समझकर सेंथिल ने भी सिर झुका दिया। पार्टी हाईकमांड का आदेश वो टाले भी तो कैसे। अब सब कुछ पटरी पर आ गया, फिर भी पुलिस की गुत्थी बाकी की। पुलिस कभी भी उनके टोल प्लाजा पर छापा मार सकती थी, इसलिए पुलिस को भी संभालना जरूरी था। सो सर्वनन ने एक और मास्टर प्लान बनाया। सर्वनन सीनियर सिटीजन बनकर थाने पहुंचा और बोला कि वो राब्ता टोल प्लाजा के खिलाफ केस करना चाहता है, क्योंकि वो गैर कानूनी टोल प्लाजा है। इतना ही नहीं, उसने मिनिस्टर के खिलाफ भी केस करने की बात कह दी। एक आम आदमी आकर मिनिस्टर के खिलाफ केस करना चाहे, मामला काफी संगीन था। इसलिए इंस्पेक्टर ने एमएलए सेंथिल को फोन करके बात बताई। सेंथिल ने कहा वो केस फाइल करने का नाटक भर कर ले, मगर केस रजिस्टर ना करें। साथ ही चेतावनी दे दी कि टोल प्लाजा के नाम पर कोई केस ना लिया जाए। सर्वनन समझ गया कि पुलिस को मैनेज करने का काम भी हो गया, सो वो निकल पड़ा। उसके निकलते ही जैकी राब्ता कंपनी का स्टाफ बनकर आता है और एक बार फिर जानकी को सीईओ बताकर इंस्पेक्टर से बात करा देता है।
इससे इंस्पेक्टर और भी कायल हो जाता है। अब आया टोल प्लाजा चालू होने का दिन। एमएलए सेंथिल ने खुद फीता काटकर टोल प्लाजा का उद्घाटन किया। उसके बाद से पूरे जोश और खरोश के साथ टोल वसूली शुरू हो गई। बस कुछ ही दिनों में 10 करोड़ रुपए जमा हो गए। इधर सुंदरम हाइड्रो जनरेटर को लेकर संजीदा हो गया। उसने प्रेस ब्रीफिंग करके सबके सामने प्रोजेक्ट रख दिया। इसके बाद उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कई फोन आने लगे। सिर्फ 4 लोगों से ही उसे 50 करोड़ रुपए लगाने का ऑफर मिल गया। उधर सरवनन और उसके साथी भी टोल के 10 करोड़ रुपए लेकर पहुंच गए। सरवनन ने कहा, आपका काम कर दिया, अब जीवा को छोड़ दीजिए। मगर सुंदरम पलट गया। उसे शक था ये लोग उसके सारे राज जान चुके हैं, बाहर जाकर सब उगल नहीं देंगे इसकी क्या गारंटी। इसलिए उसने सबको मार डालने की ठान ली। सरवनन को पहले से अंदाजा था कि इस कमीने की ऐसी ही नीयत होगी। इसलिए सरवनन ने गुजारिश की कि वो आखिरी बार जीवा से बात करना चाहता है। आखिरी ख्वाहिश समझकर सुंदरम ने जीवा से फोन पर जोड़ दिया। सरवनन ने बात बात में जान लिया कि जीवा पर कितने लोग पहरा दे रहे हैं। फिर उसने जीवा से कहा कि वो दौड़ लगा दे और मोबाइल की लाइव लोकेशन शेयर कर दे। हुक्म मिलते ही जीवा व्हीलचेयर से उठकर दौड़ पड़ा। दरअसल जीवा के पैरों में कोई खराबी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। अच्छे स्कूल में कम खर्च पर पढ़ाई कराने के लिए सरवनन ने ही उससे अपाहिज होने का नाटक करवाया था। ये सब सुनकर सुंदरम का ध्यान जरा बटा तो उन्होंने अचानक हमला करके सुंदरम की बंदूक छीन ली। फिर पैसों के बैग समेत बाहर निकलते ही वहां सरवनन का दोस्त सथा गाड़ी लेकर आ पहुंचा। सरवनन ने फिर पहले ही कह रखा था कि ऐसे मौके पर मदद चाहिए होगी। अब वो जीवा को छुड़ाने निकल पड़े। लाइव लोकेशन शेयर होने की वजह से उन्हें जीवा की जगह का पता चल रहा था। जीवा अब तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल पाया था। इसलिए सरवनन ने बिजली बोर्ड वाले गंगाधर को फोन किया। वो पहले ही गंगाधर से ऐसी हालत में मदद करने की बात कह चुका था। सो फोन मिलते ही गंगाधर ने पूरे चेन्नई की बिजली गुल कर दी। अंधेरे में जीवा को गुंडों की नजर बचाकर भागने का मौका मिल गया और उन्होंने जीवा को छुड़ा लिया। उसके बाद बिजली सामान्य तौर पर चालू कर दी गई। काफी देर बाद सुंदरम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को फोन करके कहा कि जनरेटर काम नहीं कर रहा। तभी साइड से सरवनन और बाकी सब भी चुटकियां लेने लगे। दरअसल हाइड्रो जनरेटर वाला पूरा किस्सा ही नकली था। ये नाटक सरवनन नहीं रचा था ताकि सुंदरम का ध्यान दूसरी तरफ मटा रहे। यहाँ तक कि 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाले फोन भी इन चारों नहीं किए थे। सब सुनकर सुंदरम आग बबूला हो गया और बोला कि सरवनन और उसके साथियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्कैम किया है, इसलिए वो बचेंगे नहीं। तब सरवनन ने एक और ट्विस्ट खोल दिया। सरवनन ने बताया कि पत्रकार अरुणा के घर पर उसे अपने दोस्त सबरी के नाम की एक फाइल दिखी थी। उसे खोलकर उसे पता चला कि सबरी का कत्ल सुंदरम नहीं करवाया था और सारा पैसा भी सुंदरम नहीं हड़प लिया था। ये जानने के बाद सरवनन बदले की आग में जल उठा। बाद में उसने अरुणा से निजी तौर पर मुलाकात की और पता चला कि अरुणा के पास सबरी के कत्ल में सुंदरम के खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, टोल प्लाजा के इस पूरे घोटाले में भी सरवनन ने सुंदरम को ही फंसा दिया था। जब वो लोग स्कैम का प्लान बना रहे थे तब जैकी की जेब में एक पेन कैमरा था। उसमें सुंदरम का चेहरा और आवाज दोनों रिकॉर्ड हो चुके थे। सरवनन ने वो रिकॉर्डिंग न्यूज में लीक कर दी। इससे लोगों के सामने सुंदरम का मुखौटा उतर गया। थोड़ी ही देर बाद सेंट्रल ब्यूरो आकर सुंदरम को गिरफ्तार कर ले गया। तो सारे झंझट निपटाकर उन्होंने एक नए सिरे से नया अध्याय शुरू किया। मगर इस नए अध्याय को साफ सुथरा रखने के लिए उन्होंने टोल प्लाजा से बटोरा हुआ सारा पैसा उन्हीं लोगों को लौटा दिया जिनके साथ पहले उन्होंने ठगी की थी। अब सारे बोझ से आजाद होकर वो चैन की जिंदगी बिता सकते हैं। उन्हीं के लिए दुआएं करते हुए ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, जरूरत पड़े तो भूखे रह लीजिए, मगर ज्यादा मुनाफे के लालच में धोखा मत खाइए। याद रखिए, अचानक ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। इसलिए कम में ज्यादा कमाने से पहले सावधान हो जाइए। पूरी तरह तसल्ली करने के बाद ही पैसा लगाइए। इससे आपके नुकसान का खतरा काफी कम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सब खुश रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया।